लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? क्या मैम? कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन? कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी टर्म होता है द्वंद्व। जब आपको दो चीजों में एक चीज चूज करने के लिए कहा जाए, चाहे वो दो रिलीजन हो, दो कल्चर हो, दो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके मन में द्वंद्व आता है कि मैं किसको चुनूं। वो जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। मतलब या तो आपके सामने दो पॉजिटिव चीज भी आए या दो आपके सामने नेगेटिव चीज भी आए। जैसे कि होता है ना, हम जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमारी जॉब लगती है, ठीक है, कैंपस सिलेक्शन होता है। अब हमारे साथ क्या होता है, हमारी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई जो वर्क फ्रॉम होम है, तो एक दूसरी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई जहाँ सैलरी भी ज्यादा है पर वो घर से दूर है। अब हम सोचते हैं इसमें घर में रह के मतलब कम सैलरी मिलेगी पर फायदा तो है, और उसमें सोचते हैं यार वो कंपनी तो बहुत अच्छी है पर उससे घर से दूर जाना पड़ेगा, सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो पॉजिटिव चीज के बीच में ही हमारे मन में द्वंद चलता है कि हम इसको चूज करें इसको चूज करें। तो वो जो फेज होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। दिस इज द टर्म कॉमनली यूज। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू रिलीजन, टू कल्चर, टू ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स ए पेनफुल इमोशनल स्टेट, ठीक है। ये पेनफुल इमोशनल स्टेट होता है जिसके अंदर व्यक्ति को टेंशन होता है दो अपोज और कॉन्ट्राडिक्टिव विशेष के बीच में, ठीक है। मतलब जैसे कि दो, मैंने बोला ना, जैसे एक में आप घर में रहने को मिल रहा है, एक में आपको घर से दूर रहने को मिल रहा है, पर एक में सैलरी ज्यादा है एक में सैलरी कम है। तो ये जो ऐसी स्टेट होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर indecisiveness and making choices between opposing and contradictive desire, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके अंदर हमें अपोजिंग और कॉन्ट्राडिक्टिव डिजायर के बीच में चूज करना होता है, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो वाला, ठीक है। वन ऑफ द कंफ्यूजिंग थिंग्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज ईच में हैव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल बताया गया कॉन्फ्लिक्ट का। Boy met a girl, asked for a date. It turned out and result frustration. Should we ask or give up? ठीक है। अब एक लड़का एक लड़की से मिला, उसने डेट के लिए पूछा और वो बात सच भी हो गई, पर रिजल्ट क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन, कि क्या पूछना चाहिए फिर से या फिर छोड़ देना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक बार पूछा और फिर वो बात सही तो हो गई, पर फिर फ्रस्ट्रेशन कि पूछूं कि छोड़ दूं, पूछूं कि छोड़ दूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन जो है एक साथ आता है। दूसरा एग्जांपल दिया जाए, कोई और एग्जांपल दे सकता है कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन का? आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट हाँ फ्रस्ट्रेशन? सर, हाँ मैम, मतलब कि अपने को कि अपन ये इसमें परीक्षा हॉल में बैठे हैं और अथवा में हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं कि एक पहला वाला भी हमें आता है, दूसरा अब हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा ये वाला ऊपर वाला करें या नीचे वाला, मतलब द्वंद्व दोनों के बीच में। हाँ, अच्छा, ये तो मतलब ये इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन थोड़ी होता है, ये उसमें तो आपको दोनों करना ही है नहीं मतलब। दोनों में से एक का ना अथवा रहता है ना मैम, अथवा में अच्छा से, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों अथवा में से वाले। मतलब हाँ आपकी दोनों। इतनी ज्यादा तैयारी है कि आपको दोनों ही आते हैं और आपको इसमें से हाँ कौन सा अच्छे से कर हाँ सकता हूँ। हाँ, ठीक है ऐसा तो अच्छा अथवा वाले का एग्जाम्पल। मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट के ना देखिए चार टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है अप्रोच टू अप्रोच, सेकंड होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंट, थर्ड होता है अप्रोच अवॉइडेंस, और फोर्थ होता है डबल मल्टीपल अप्रोच, ठीक है। इसका मतलब अप्रोच का मतलब क्या है, जो चीज आप चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे दो कॉलेज में एडमिशन हो गया जहां आप दोनों जगह चाहते हैं, पर अब आप सोच रहे हैं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, एक की फीस ज्यादा है, एक ये है, ठीक है। दूसरा अवॉइडेंस अवॉइडेंस, एक तरफ कुआ तो एक तरफ खाई वाली जो बात होती है ना, वो अवॉइडेंस अवॉइडेंस, ठीक है। फिर है अप्रोच अवॉइडेंस, एक तो है आपको चाहिए, दूसरा है आप अवॉइड कर रहे हैं, शादी करना है पढ़ाई करना है, अप्रोच अवॉइड, ठीक है। मल्टीपल डबल मल्टीपल अप्रोच, जिसमें क्या है इसमें मतलब इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो देखिए अप्रोच अप्रोच में क्या है, दोनों तरफ गुड लिखा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चीज है। रीड एन इंटरेस्टिंग नोवेल, गो फॉर गेम, आपके पास दोनों पॉजिटिव चीज है, या तो एक इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ो या गो फॉर गेम, या फिर इसको आज के डेट पे नोवेल कौन पढ़ता है, वॉच ए सीरीज, मतलब वॉच ए मोबाइल ऑन मतलब वॉच ए सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स और गो फॉर ए मूवी।
तो ये दोनों बात आ गई कि आज के डेट पे हम लोग मतलब प्रीफर क्या करते हैं, कहाँ जाएं बाहर, इससे अच्छा घर में बैठे बैठे नेटफ्लिक्स पे ही कुछ देख ले। होता है बहुत बार। लॉयल टू वाइफ लॉयल टू मदर, हस्बैंड्स के साथ बहुत बार होता है कि पत्नी की तरफदारी करे कि मम्मी की तरफदारी करे, ठीक है। तो ये चीजें, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑकर व्हेन द इंडिविजुअल है टू डिजायरेबल बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल, ठीक है। इसके लिए क्या है, उसको मतलब दो उसके दोनों से उसको मतलब ये है, जैसे ये मम्मी और वाइफ वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा कि मम्मी को भी दुख नहीं पहुंचा सकता, पत्नी को भी दुख नहीं पहुंचा सकता, पर दोनों के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल है, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा इसके अंदर, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल है, सिलेक्शन ऑफ गर्ल फॉर मैरिज फ्रॉम टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। दो अच्छी बहुत सुंदर लड़कियां हैं, अब शादी करने के लिए तो एक ही लड़की चाहिए, तो कंफ्यूजन किससे शादी करूं, ठीक है। वैसे आज के डेट में ऐसा होता है नहीं, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद है अवॉइडेंस अवॉइडेंस। आप लोग को ये वाला समझ में आ गया ना, अप्रोच टू अप्रोच। यस मैम। इसका एग्जाम्पल जो अभी प्रियंका ने दिया वो भी होगा कि दोनों क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन करूं, ठीक है। पर एग्जाम में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं रहता, क्योंकि उसको आपको तुरंत आंसर करना है, ठीक है। फिर है अवॉइडेंस अवॉइडेंस, व्हेन टू अनडिजायरेबल सिचुएशन बट कैन नॉट अवॉइड वन विदाउट एनकाउंटरिंग ऑर्डर, ठीक है। दो अनडिजायरेबल सिचुएशन है, पर दोनों में से किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब एक को एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, मतलब कैन नॉट अवॉइड वन विदाउट एनकाउंटरिंग ऑर्डर, मतलब इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, दोनों ही अनडिजायरेबल, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट वेयर वन मस्ट चूज टू और मोर लेस क्वांटिटी अनडिजायरेबल, ठीक है, और अनएट्रैक्टिव गोल। जैसे कि जिसमें देखिए, ये जो पी की तरफ आपका इशारा है कि दोनों को ही करना है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशन है और दोनों को करना ही है, क्योंकि दोनों अनएट्रैक्टिव गोल भी है। तो सिचुएशन वेयर यू हैव टू डिसाइड बिटवीन डूइंग अनवांटेड होमवर्क अवॉइडेंस डूइंग अनवांटेड हाउस होल्ड वर्क। जैसे कि देखिए, घर में ऐसा होता है कि या तो होमवर्क कर लो, होमवर्क करने का भी मन नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा खाना बना दो, ये भी करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन, चाहे ये करो या ये करो, आपको करना तो कुछ है ही, ठीक है, और दोनों करने का मन नहीं है। फिर थर्ड है अप्रोच एंड अवॉइडेंस, व्हेन ए पर्सन इज बोथ अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय सेम ऑब्जेक्ट, एक ही चीज से आप अट्रैक्ट भी हो रहे हो और रिपेल्ड भी हो रहे हो, और सेम ऑब्जेक्ट पर्सन और सिचुएशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस। इसमें दो चीजें नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, उसी से आप अट्रैक्ट भी हो रहे हो और उसी से आप मतलब रिपेल भी हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, पढ़ने के लिए हो गया एक बहुत अच्छे कॉलेज में पीएचडी में सिलेक्शन, सपोज टू से पहाड़ों में हो गया सिलेक्शन, ठीक है, हम तो है नॉर्थ साउथ के। अब हमें लगेगा कि यार बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया वहां हमारा सिलेक्शन, फिर लगेगा कि इतना दूर है, जाएंगे कैसे, मतलब हम अट्रैक्ट भी हो रहे हैं उसी चीज से, उसी चीज से हम रिपेल भी हो रहे हैं। तो ये चीज होती है अप्रोच टू अवॉइडेंस सिचुएशन। इट ऑकर्स व्हेन वन गोल इवेंट हैज बीन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट और कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। द गोल इज अपेलिंग एंड अनअपेलिंग साइमल्टेनियसली। ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को। किसी भी ऐसा चीज जिसमें मतलब ऐसा है कि मतलब घर वालों ने बोल दिया शादी करनी है, तो ये सोच के खुशी भी हो रही है कि नए नए कपड़े मिलेंगे, सब मिलेगा, पर ये भी सोच के दुख हो रहा है कि अरे घर जाकर फिर शादी करने के बाद काम भी करना पड़ेगा। अप्रोच एंड अवॉइडेंस सिचुएशन, ठीक है। फिर है डबल मल्टीपल अप्रोच। In a real life, individual frequently face with having to choose between two or more goal and each have both attracting and repelling point, ठीक है। ऐसा मतलब डबल मल्टीपल अप्रोच में क्या होगा, यही वाली सिचुएशन होगी जिसमें अप्रोच और अवॉइडेंस दोनों होता है, ठीक है। रियल लाइफ में ये चीज बहुत बार होती है जब दो या दो से अधिक गोल के बीच में हमें अट्रैक्शन और रिपेल मतलब रिपेल होता है। तो इसमें जैसे देखिए, चूजिंग अ हाउस इन अ कंट्री मीन्स फ्रेश एयर, room to live, peace, quiet. It also means many are communicating to work in heavy traffic long distance from a city, ठीक है। मतलब इसका एक एग्जांपल ये दिया गया है कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आप एक अच्छी सुंदर जगह जहाँ पे मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट में घर खरीद रहे हैं, पर इसका नुकसान क्या होगा
कि आपको अपने वर्क प्लेस, क्योंकि वर्क प्लेस कहाँ पे होती है, मेन सिटी में होती है, तो वहां पे अगर आप घर खरीद मतलब आप अच्छी जगह में घर खरीद रहे हैं तो आपको वहां से दूर पड़ेगा, आपको हैवी ट्रैफिक का सामना करने पड़ेगा, आपके जो जगह है वहां से लॉन्ग डिस्टेंस होगी, सारी चीजें, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जॉब ऑफर ए, जॉब ऑफर बी। एक कंपनी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दो अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, अब आप सोच रहे हैं कि इसमें जाऊं, दोनों के फायदे नफे नुकसान देख रहे हैं, ठीक है। फिर है सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज मैंने लिखी ही नहीं है। अब मुझे बता सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, किस किस चीज की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है? बहुत सारे विषय में से तो जो आपने बताओ, हो दो चार जाता है। बताओ। मतलब जैसे कि अब आपने कॉलेज के बताया, कॉलेज में अपन एडमिशन के लिए भी अपने 2 कॉलेज मिल जाते हैं अपने को कि ये वाला इसमें इसमें एडमिशन करवाएं, इसमें करवाएं। शादी के समय अपने बच्चे इस पे आते हैं तो कौन से लड़के से शादी करें, इससे करें, इससे ये पढ़ाई में अच्छा है, इसकी जॉब अच्छी है, पैसे वाला है, देखने में अच्छा है, ऐसा रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है। और हर जगह अपन कपड़े खरीदने जाते हैं, वहाँ पे भी अपने को ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, समझ में नहीं आता है ये ले कि ये ले अब। और घर वाले बोलते हैं सिर्फ एक ही कपड़ा लेना है, बड़ा दिक्कत का बात हाँ, है। तब होता है वो। ठीक है। तो देखिए सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये साइड में खुल गया, इसको मैं जूम करती हूँ, जूम किया तो गायब ही हो गया। आप लोगों को ये साइड वाला दिख रहा है? पता नहीं जूम करने पे वो गायब हो जा रहा है। जी मैम, दिख रहा है, दिख आप लोग अपने फोन में थोड़ा जूम कर लीजिए, मेरे से इतना ही जूम हो पाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड केयर नीड, ठीक है। इसमें क्या है, हमारी प्रॉब्लम और नीड केयर का है, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ अजीब सा है, ये नहीं है हमारा जो मेन चीज हमें चाहिए। एक सेकेंड, साइकोलॉजिकल बेसिस पे मैंने पूछा था। ये कॉन्फ्लिक्ट वो वाली कॉन्फ्लिक्ट है जो लड़ाई वाली कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, कि दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, वो कॉन्फ्लिक्ट बता दे रहा है ये। एक सेकेंड, कॉन्फ्लिक्ट इन साइकोलॉजी, ये मिल गई। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? साइकोलॉजी डिफाइंड एज ए कॉन्फ्लिक्ट एज ए स्टेट ऑफ opposition, disagreement, incapability between two or more people, group of people which sometimes characterize physical violence, ठीक है। इसके अंदर मतलब लड़ाइयाँ भी होती है, ऐसा ये भी बोल रहे हैं, पर ये कौन सी चीज में होती है? स्टेट ऑफ अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट, इन सब चीजों के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये 4 प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट हम लोगों ने पढ़ ली। मल्टीपल अप्रोच, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस। अब लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है कि अलग अलग चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए 4 सोर्सेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये मैंने कहीं पर डाला नहीं है तो आपको फिर मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले सोशल डिलेमास। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सर्वल्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट मोस्ट हिडन अवर ह्यूमन फ्यूचर अराइजेस वेरियस पार्टी परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट आयरनिकली टू द कलेक्टिव डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब, इसको हटाओ इतनी इंग्लिश में। देखिए सोशल डिलेमास, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जिसमें हमें बहुत ज्यादा डर लगता है जो फ्यूचर में आने वाले हैं, वो एक साथ किस मतलब हमारे सामने आ जाए। जैसे कि नेट का एग्जाम भी है, शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, और एक और टेंशन, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपकी इंटर्नशिप की भी डेट है। मतलब एक साथ सारी टेंशन, सोशल डिलेमास, ठीक है। तो एक साथ जब सारी चीजें आ जाए तो जो सिचुएशन होती है वो भी कॉन्फ्लिक्ट की होती है। कंपटीशन, देखिए इन ये किसी ने बताया है, मुजफ्फर शरीफ ने अपनी एक्सपेरिमेंट की थी 1996 में। इन्होंने बोला विन लूज कंपटीशन प्रोड्यूस इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिव इमेज ऑफ आउटग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप कोहेसिवनेस एंड प्राइड, ठीक है। जैसे कि देखिए एक ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने कंपटीशन लगाया, सपोज हम लोग अभी हमारे क्लास में 4 लोग हैं, हमने कंपटीशन लगाया कि चलो देखते हैं इस बार किसका किसका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो इसमें क्या होता है, एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट की भावना होती है। पहली बात तो क्या, हम चारों के ग्रुप में फिर क्या होगा, अरे मुझे नेट क्वालिफाई करना है, मुझे नेट क्वालिफाई करना है। तो हम लोगों के बीच में जो दोस्ती की भावना थी या जो टीम का भावना था वो खत्म हो जाएगा। हम जो हमारे पास जो मैटर आ रहा
रहा है वो हम एक दूसरे को नहीं देंगे। फिर दूसरी चीजें क्या हो जाएंगी, अगर इनमें से दो लोग का नेट क्वालिफाई हो गया, जो जिसका नहीं हुआ उसकी नेगेटिव इमेज आने लगेगी, उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, उसके अंदर जो इन ग्रुप की भावना है वो चीज आ जाएगी। ठीक है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हमने शुरू की 4 चीजें पढ़ी वो तो होगी होगी, और एक दूसरे के बीच में जो आपसी मतभेद है ना उसको भी कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर है परसीव इनजस्टिस। हमें मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि ये जो है अनफेयर है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इससे ज्यादा बेटर डिजर्व करते हैं। ऐसे जो कमेंट्स हम जो करते हैं ये भी जो है परसीव इनजस्टिस, ये भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा। जैसे कि देखिए आपके कॉलेज में बहुत सारे कैंपस सिलेक्शन के लिए आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम आपको इतनी ही पेमेंट करेंगे। तब हमें लगता है कि अरे भाई हमने योग में 5-5 साल पढ़ा तो क्यों ये लोग इतना कम। तब हमें ये वाली फीलिंग आती है कि क्यों, मतलब ये हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, ये हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। ये चीजें होती हैं आप लोग के साथ। अच्छा, एक बार मुझे ये बताइए, इसमें से कितने लोग हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, और जितने लोग हैं कि अभी कॉलेज में हैं, हैंड रेस कर दीजिए जिनका कॉलेज कंप्लीट हो गया, फिर मैं समझ जाऊंगी। अच्छा, बाकी आप तीनों कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक। फिर थर्ड चीज क्या है, मिसपरसेप्शन। ठीक है, मिसपरसेप्शन क्या होगा, परसेप्शन का मतलब पहले मुझे बताइए। अभी अभी कल परसों की क्लास में हमने परसेप्शन पढ़ा है, किसी चीज के बारे में गलत धारणा बनाना। ठीक है, ये होगा परसेप्शन। अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे एंजाइटी। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ये देख लेते हैं। एंजाइटी के जो डिसऑर्डर्स हैं ये पढ़ेंगे, स्ट्रेस पढ़ेंगे, स्ट्रेस के टाइप, डिप्रेशन, और बस। ठीक है, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये 3 चीज पढ़नी है आज हम लोग को। तो कॉन्फ्लिक्ट सबको समझ में आया? ठीक। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एंजाइटी। एंजाइटी किसे बोलते हैं? फीलिंग ऑफ फियर। पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर हैव फ्रीक्वेंट, इंटेंस, एक्सेसिवली और persistent worry, fear about everyday situation. ठीक है, often anxiety disorder involve repeated episode of sudden feeling of intense anxiety, fear और terror that reach a peak within a minute, panic attacks. ठीक है, देखिए एक तो होती है एंजाइटी जो सबको होती है, नॉर्मल होती है। जैसे कि देखिए हम लोग को होगा, हमारा वाइवा होता है, वाइवा से पहले मतलब अच्छे अच्छे को थोड़ी बहुत तो एंजाइटी होती है, क्या पूछेंगे क्या नहीं, ये चीज चिंता सबको होती है। तो ये जो चीज चिंता है उसको बोलते हैं हम जनरल एंजाइटी। ठीक है, जो नॉर्मली होती है। पर कुछ लोग आपने देखे होंगे आपके आसपास जिन लोगों को मतलब बहुत ज्यादा ही चिंता होती है। अरे मेरे कपड़े नहीं धुले हैं, कैसे धोऊंगी, उसकी चिंता। अरे यार इतना सारा असाइनमेंट करना है, ये कैसे करूंगी, इसकी चिंता। परसों टेस्ट है, इसकी चिंता। मतलब चिंता में ही डूबे रहते हैं। उनके लिए चिता के बराबर होती है। आप लोग के आसपास में आप लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जिनको बहुत ज्यादा ही चिंता होती है किसी भी चीज जी की? मैम देखे हैं। हम्म। तो ऐसी जो चिंता है वो क्या करती है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर चेंज हो जाती है। सबके अंदर एंजाइटी होती है, ठीक है, पर नॉर्मल एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। हमें अगर वाइवा से पहले या इंटरव्यू से पहले जो चिंता होगी वो नॉर्मल है और वो होनी भी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हमारे अंदर इमोशंस तो है ना, तो वो होगा। पर अगर यही चीज जो डेली आपके लाइफ में आ जाए तो वो हो जाएगा एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उन लोग के अंदर ना एकदम इंटेंस फीलिंग आ जाती है। मतलब एकदम चिंता चिंता चिंता, एकदम मतलब डरने लग जाएंगे, फिर इतना डरने लग जाएंगे कि उन लोग को पैनिक अटैक आ जाता है। मतलब एकदम फिर रोना गाना शुरू, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, और अगर ये इंटेंस हो जाए तो उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। ठीक है, वैसे मैंने सिर्फ पैनिक अटैक के बारे में सुना है, आज तक देखा नहीं है कि लोगों को कैसे आता है पैनिक अटैक। तो
अब है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है वो ऐसा है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, उनको मतलब इस चीज से डर रहता है कि जब मैं मतलब आज के डेट में बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स ज्यादा होते गए हैं, ठीक है। तो उन लोग को अगर मतलब उनके रिश्तेदारों के साथ बैठा दो तो वो लोग सोचते हैं हम लोग क्या बात करेंगे इन लोगों से, या फिर किसी को मतलब ऐसी पार्टीज में ले जाओ जिनको वो जानते नहीं है तो वो यार मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, वैसे एंजाइटी, ठीक है। स्पेसिफिक फोबिया, जैसे मुझे ना उससे बहुत ज्यादा डर लगता है एस्केलेटर से, जो मॉल वगैरह में होता है ना। कहाँ गया आप लोग हैं? हाँ। हाँ, मुझे मतलब उसको देखते साथ ही ना मेरे अंदर इतना ज्यादा डर आ जाता है कि मतलब मैं उसको देखती हूँ और फिर मैं उधर से खिसक लेती हूँ। मतलब 5 मिनट देखती हूँ, चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है, फिर मुझे लगता है कि शायद मुझसे अब हो ही नहीं सकता, जबकि वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब तो मेरा वो फोबिया खत्म हो चुका है, अब मैं चढ़ जाती हूँ आसानी से। पहले मुझे इतना डर लगता था, और मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि सामने सामने लोग उस पर गिर पड़ गए हैं, तो मुझे और ज्यादा डर लगता है। तो ऐसे स्पेसिफिक चीजों को देख के फिर वो एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाना, ये सब, ठीक है। फिर है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। जब आप रिलेशन में हो या फिर किसी भी चीज से आपको सेपरेशन की इतनी ज्यादा चिंता, यार ये मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं कैसे करूंगी, मतलब इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, ये जो सेपरेशन वाली जो एंजाइटी है वो चीज है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, टेंस, एकदम से एकदम नर्वस हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, मतलब जैसे कि कोई भी चीज भाना नहीं, टेंशन होना, ठीक है। फिर हैविंग ए सेंस ऑफ इनपेंडिंग डेंजर, पैनिक और डू, मतलब ऐसा सेंस होना कि अब तो बहुत ज्यादा एकदम डेंजर आ गया, पैनिक हो गया कि अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। हमारी हार्ट रेट बढ़ना। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको ऑटोनमस नर्वस सिस्टम बढ़ाया था तो उसमें दो चीजें बढ़ाई थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब एंजाइटी आपको बढ़ती है आपके शरीर में तो कौन सा आपका सिस्टम चालू होता है? मैम सिंपैथेटिक। Pathetic. सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। बाकी लोग? यस मैम, सिंपैथेटिक होगा, और अगर स्ट्रेस होगा तो आई थिंक पैरा सिंपैथेटिक एक्टिव रहेगा। क्यों भाई, स्ट्रेस में क्यों पैरासिम्पैथेटिक, मतलब स्ट्रेस नहीं, में क्यों वो सिंपैथेटिक? मतलब डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, हो सकता है उनमें पैरा वो हो, क्योंकि वो एकदम चुपचाप से हो जाते हैं ना, कुछ नहीं बोलते हैं, शायद ऐसा। ठीक है चलिए देखते हैं फिर। अरे ये वाले इसमें तो और ज्यादा छोटा दिख रहा है, इसमें तो एटलीस्ट जूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो जितनी भी पैरासिम्पैथेटिक वाली, सॉरी सिंपैथेटिक वाली चीजें हैं इसके अंदर आ जाएंगी, तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या है। कि हार्ट बीट बढ़ना, आपके मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ना, और एकदम पसीना आना, हाथ पैर में कांपना, एकदम मतलब वीकनेस लगना, ठीक है। कंसंट्रेट करने में दिक्कत आना, नींद कम आना, ये सारी चीजें जो होती है जनरल एंजाइटी के अंदर होती है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के मैम भी इसको अपन एंजाइटी। मतलब इसको पूरे को अपन यूँ बोल सकते हैं, मतलब मानसिक तनाव, जो भी मतलब डर, मानसिक तनाव, ये सब भी हो सकता है ना? तनाव जो होता है वो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी जो होती है वो होती है हुँ। चिंता। अब आपके उसमें एग्जैक्टली क्या टर्म है वो मुझे नहीं पता, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं शायद, एंजाइटी को सर्च करके देखना आप, ठीक है। हाँ, एंग्ज़ायटी मतलब नींद ना आना, ऐसा भी? कुंठा कहते हैं मैम, कुंठा। कुंठा। हाँ। कुंठा, कुंठा फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं, मुझे ऐसे क्यों लगता है पता नहीं। एंग्ज़ायटी में नींद ना आना, इसका ज़्यादा सुना है। अरे भाई नींद ना आना इज इंसोमिया, नींद ना हाँ, आना नींद ना। इंसान, हाँ, इंसान एंग्ज़ायटी में भी यही है, तनाव वगैरह, आई मतलब डर। थिंक चिंता होता होगा फिर। ठीक मैं है भी चलो कंफ्यूज हो रही ठीक है, आप लोग सर्च करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। सर्वल टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, देखिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स के और भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया कौन सी एंजाइटी है? इट इज a type of anxiety disorder in which you fear and often avoid place situation might cause you panic और feel trapped, helpless और embarrassed। जैसे कि मुझे जो से उससे
एस्केलेटर से डर था, ठीक है। तो मैं ऐसी सिचुएशन से बचने की कोशिश करती थी, जैसे कि मैं मतलब ना उस जगह पे जाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे खींच के ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं मतलब ढूंढती थी ऐसे लिफ्ट्स जहां से मैं सीधा ऊपर चढ़ जाऊं। दूसरी चीज जैसे कि ऐसे मॉल में ही नहीं जाना जहां पे वो रास्ता हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें, ठीक है। तो इन सब को बोलते हैं एग्रोफोबिया। इसके अलावा बहुत से लोगों को ना मतलब बंद कमरे से डर होता है, और मतलब लिफ्ट से डर होता है, तो उनको भी एग्रोफोबिया बोलते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको किसी ने मतलब ट्रैप करके रख दिया, मतलब बांध के रख दिया, ठीक है। वो लोग बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं और फिर उनको मतलब अजीब भी लगता है। फिर दूसरी चीजें क्या है, ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन, ठीक है। किसी के मतलब और किसी को मेडिकल कोई बीमारी हो तो उनकी वजह से एंजाइटी होती है, वो क्या क्या है। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो इसके अंदर क्या होता है, पीपल हु हैव जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर GAD वरी कंट्रोलेबली अबाउट कॉमन ऑकरेंस एंड सिचुएशन, ठीक है। ये कॉमन चीजों के बारे में डरते रहते हैं, और इनको जो क्रॉनिक एंजाइटी न्यूरोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, CAN। तो पैनिक डिसऑर्डर, इसके अंदर क्या होता है, रिपीटेड एपिसोड ऑफ सडन फीलिंग ऑफ एंजाइटी फियर टेरर, ठीक है। जैसे कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो, ठीक है, किसी के साथ मतलब हेरेसमेंट हुई हो, कुछ किसी को मतलब बचपन में उनके पेरेंट्स उनको डांटते हो, मारते हो, मतलब कुछ सच में बहुत ज्यादा बुरा, या फिर किसी के टीचर ने उसको बहुत ज्यादा मारा। तो ऐसी जो मतलब बुरी यादें हैं वो हमारे अंदर मतलब घर कर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब आपने देखा होगा, मूवीज में देखा है आपने कि लोग सोते रहते हैं और उनको फिर वही चीजें याद आती हैं, वो सपने में एकदम झटक के उठ जाते हैं, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो ये जो चीजें हैं इसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर। मतलब इसमें क्या है, आपको वही चीज जो है वो सडन फीलिंग या रिपीटेड एपिसोड आपके सामने बार बार आता है, और आप एकदम से फिर डर जाते हैं, आपको मतलब दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, चेस्ट पेन होता है, और एकदम मतलब सारी जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एक्टिव हो जाती है। फिर है सेलेक्टिव मुटिज्म। इसमें क्या है, फेलियर ऑफ चिल्ड्रन टू स्पीक इन स्कूल विथ क्लोज फैमिली मेंबर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो चिल्ड्रंस है वो स्कूल में जाके कुछ बोल नहीं पाते, या फिर फैमिली मेंबर जो ज्यादा क्लोज फैमिली मेंबर्स है उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव मुटिज्म। फिर है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, ड्यू टू सेपरेशन फॉर पेरेंट्स और अदर पेरेंटल रूल्स। इसमें क्या है कि आपको मतलब सेपरेट कर दिया, मतलब इस चीज का डर कि पेरेंट्स से सेपरेशन हो जाएगा या फिर अदर पेरेंटल रूल से। जैसे कि मेरे साथ था, मतलब मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी बोलती थी अगर मैं कोई बदमाशी करती थी तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाएगा, और मेरा वहीं पे रोना गाना शुरू, कि मुझे मतलब मेरी मम्मी पापा से दूर होना पड़ेगा। तो वो जो सेपरेशन है वो, मतलब मुझे कोई एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं था, पर मतलब ऐसे जो सेपरेशन का डर है वो सब चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। फिर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या क्या होगा कि हमें ये फियर होना कि लोग हमें जज करेंगे, हमें एम्बेरसमेंट की फीलिंग, ये सारी चीजें जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में है। स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी किसी को पानी से डर रहता है और आग से डर रहता है, ये भी सारी चीजें होती है, ठीक है। सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी स्पेसिफिक मेडिकेशन की वजह से या फिर किसी ड्रग को मिसयूज करने की वजह से हमारे अंदर मतलब जो एंजाइटीज होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर है अदर स्पेसिफिक एंजाइटी डिसऑर्डर। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पर ये जो होती है आपको मतलब इतना परेशान कर देंगे, एकदम मतलब जो मन है शांत नहीं रहता, ऐसा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने एंजाइटी डिसऑर्डर समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में बताइए, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के जो जनक है वो कौन है, वो बताइए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जस्ट 1-2 साल पहले ही आया था। कोई मुझे बता सकता है स्ट्रेस के जनक कौन है? क्लिफोर्ड बियर्स हैं क्या? क्या? मैम क्लिफोर्ड बियर्स हैं क्या? नहीं। कोई और? आपने हेंस सेले जी का नाम सुना है?
जी मैम। हेंस सेले जी जो है, इसकी स्पेलिंग एक बार मैं लिख के भेजती हूँ। ये जो है ना आपके स्ट्रेस के जनक है, मतलब इन्होंने ही पहली बार स्टडी किया था कि स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हेंस शैले, शायद मैं इसकी स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी कर रही हूँ, शैले। हाँ, एक बार हमारे नोट्स में भी होगा, देखते हैं, ठीक है। Stress can be defined as any type of change that cause physical, emotional and psychological strain, ठीक है। ऐसे कोई भी सिचुएशन जिसमें हमें फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन हो, वो स्ट्रेस कॉज कर सकती है, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल चीजें भी स्ट्रेस कॉज कर सकती है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं आज मैंने जितना पढ़ाया वो शाम के 6 बजे टेस्ट है, तो आप लोगों को भी चिंता होगी भाई अब इसको कैसे पढ़े। तो वो जो चीज है वो भी स्ट्रेस होती है, मतलब स्ट्रेस पॉजिटिव भी होती है, जिसके वजह से हम कोशिश करते हैं पढ़े, एग्जाम में 10 दिन बाकी है, अब स्ट्रेस हो रहा है कि अब कैसे पढ़ना है। तो वो जो यूज स्ट्रेस होता है उसके वजह से भी हम मतलब मोटिवेटेड होते हैं। और स्ट्रेस नेगेटिव भी हो जाता है कि 10 दिन बाकी, कैसे पढ़े कैसे पढ़े, यही सोच सोच के अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो वो भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। स्ट्रेस इन योर बॉडी रिस्पॉन्स टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्ड अटेंशन। स्ट्रेस जो होती है वो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स होती है, जिनको मतलब कैसे चीजों के प्रति, जिसको अटेंशन और एक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि अभी सबसे मेन हमारे लाइफ में क्या है कि 10 दिन बाद हमारा एग्जाम है, तो हमारे बॉडी को वो चीज पता रहनी चाहिए, तो इसलिए स्ट्रेस हमारे बॉडी में डेवलप होता है, ठीक है। एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन टू सम डिग्री। सब इंसान को स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई महात्मा है जिसको स्ट्रेस नहीं होता होगा। अब ये बात अलग है कि स्थित प्रज्ञ को होता है कि नहीं। द वे यू रिस्पॉन्स टू योर स्ट्रेस however make a big difference to overall well-being, ठीक है। जैसे आप स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करते हो ना, इसमें डिफरेंस करता है कि आप कौन हो, ठीक है। अब साइंस, इसमें हेंसेले का तो नाम ही कहीं नहीं लिखा है। एक बार तो हेंसेले की स्पेलिंग सही से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं तो इसकी स्पेलिंग बहुत गलत लिख रही हूँ, मुझे लग रहा है। फादर ऑफ स्ट्रेस, ये है हेंसेली, ठीक है, फाउंडर ऑफ स्ट्रेस थ्योरी। इसको नोट करके रखेंगे। अब साइन, ठीक है। स्ट्रेस कैन बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ लीड टू वेराइटी ऑफ सिम्टम, ठीक है। स्ट्रेस जो होता है शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। जैसे कि जो आया और चला गया, जैसे आज टेस्ट है तो अभी आप लोगों को स्ट्रेस हुआ, आप लोगों ने दिलाया, खत्म। लॉन्ग टर्म जैसे कि किसी चीज की, मतलब जैसे बहुत ज्यादा चिंता जो मतलब चली जा रही है, तो लंबी चल रही है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई, अब उसको ये चिंता कि कैसे ठीक होगा कैसे ठीक होगा, तो वो सारी चीजें जो लंबी चलती है, ठीक है। बोथ कैन बी लीड टू वेराइटी ऑफ सिम्टम्स एंड क्रोनिक, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेराइटी ऑफ सिम्टम्स मतलब लीड होते हैं, मतलब आते हैं। बट जो क्रोनिक स्टेज होता है ना, वो जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि चेंज इन मूड, क्लैमी एंड स्वेटी पम्प्स। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो हाथों में पसीना आने लग जाता है। फिर उसके बाद है सेक्सुअल ड्राइव्स डिक्रीज होना, डायरिया होना, मतलब डायरिया मतलब पेट खराब होना, नींद कम आना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना। मतलब ये चीज तो मेरे साथ होती है कि जैसे किसी चीज का रिजल्ट आने वाला है तो पेट पहले खराब होना शुरू हो जाएगा। मतलब स्पेशली नेट के रिजल्ट के टाइम पे मतलब चिंता बहुत ज्यादा होती है कि क्या होगा क्या होगा, तो ऐसा मतलब सिचुएशन आती है। डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब चीजें ना अच्छे से समझ नहीं आना डिजीनेस में, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन कम होना, थोड़ा सा फीलिंग एंजियस, चिं मतलब ये जो एंजाइटी वाला सिचुएशन है वो, फ्रीक्वेंट सिकनेस और ग्राइडिंग ऑफ टीथ, ऐसे दांत को चबाना और सर दर्द, ठीक है। लो एनर्जी, मसल टेंशन और फिजिकल एक, मतलब बॉडी में पेन होना, बहुत ज्यादा हार्ट बीट होना, ये सारी वो जो सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम की चीजें वही सारी, ठीक है। अब स्ट्रेस को पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये सच में स्ट्रेस है? तो स्ट्रेस इज नॉट एन एवे इजी टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। स्ट्रेस ऐसे इतनी आसानी से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पर उसका जो सिम्टम्स है, देयर आर सम वेज टू आइडेंटिफाई द साइन एंड यू माइट एक्सपीरियंस टू मच प्रेशर, ठीक है। इसके कुछ जो साइंस है उसको देख के हम बता सकते हैं कि अच्छा ये स्ट्रेस है करके। समटाइम स्ट्रेस कम आउट फ्रॉम ऑब्वियस सोर्स, बट समटाइम इवन स्मॉल डेली स्ट्रेसेस फ्रॉम वर्क, ठीक है। कभी कभी तो किसी भी छोटे से चीज से भी स्ट्रेस होता है, और कभी कभी तो छोटी छोटी घर की जो काम है ना, इनसे भी स्ट्रेस होने लग जाता है, जैसे वर्क से, वर्क प्लेस से, स्कूल से, फैमिली से, फ्रेंड से, कहीं से भी स्ट्रेस होने लगता है, ठीक है। अब जैसे कि ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग अभी घर पे हैं और आपको आपकी मम्मी ने बोल दिया कि आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और आपको खाना बनाना है। तो भी स्ट्रेस कि भाई अभी पढ़ना है और इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे, तो वो भी स्ट्रेस है, ठीक है। इफ यू थिंक स्ट्रेस माइट बी अफेक्टिंग यू, देयर मे बी फ्यू थिंग वॉच फॉर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस आपको इफेक्ट कर रहा है, तो कुछ चीजें आप देख सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल साइन। साइकोलॉजिकल साइन में क्या होगा कि कंसंट्रेशन में आपको डिफिकल्टी आएगी। जैसे कि अगर किसी को बोल दिया, प्रियंका को अभी उसकी मम्मी ने बोल दिया आज बेटा बहुत सारा खाना बनाना है, तो प्रियंका का क्लास में ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो ये जो चीजें हैं वो स्ट्रेस की निशानी है, ठीक है। वरिंग मतलब बहुत ज्यादा चिंता करना, एंजाइटी करना, और ट्रबल रिमेम्बरिंग मतलब वो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ वो याद करने में भी मुश्किल होना, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि पता है टेस्ट है आज कल, पर हम लोग को इतनी चिंता हो जाती है ना कि हम लोग को जो पढ़ रहे हैं वो भी याद नहीं होता। तो ये सारी चीजें भी होती है, ठीक है। इमोशनल साइन, बीइंग एंग्री, इरिटेटेड, मूडी और फ्रस्ट्रेटेड, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अभी खुद के दिमाग में टेंशन है और हम घर वालों पे गुस्सा उतारते हैं, मतलब कुछ घर वालों ने पूछ दिया उन पे चिड़चिड़ा, अपने छोटे भाई बहन पे के ऊपर गुस्सा उतार देना, मुडी होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, ये सारी चीजें, ठीक है। फिजिकल साइन के क्या आएगा कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, वेट में इंक्रीज होना। वेट इंक्रीज कब होगा? क्या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा? मैम इससे तो वेट घटता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वेट घटता है। मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मतलब मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा? अच्छा, नो मैम, नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा ना। तो ये कब होगा? जब आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शंस, मतलब एकदम सर्दी खांसी होने लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना। और स्पेशली फीमेल्स के अंदर तो होता है, स्ट्रेस आ गया तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चेंज हो जाती है, वो आगे पीछे खिसक जाती है, ठीक है। और लिपिडो मतलब मेल्स के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी की कमी आना। फिर उसके बाद क्या है? बिहेवियर साइन। तो बिहेवियर साइन में क्या है? खुद की केयर कम करना, having a time for not having time for things you enjoy और रिलाई, ठीक है। जैसे कि मतलब हर इंसान का एक ऐसा चीज होता है जिसके साथ उसको मतलब जो चीज करने में मजा आता है, तो वही चीज करने का टाइम नहीं मिलना। जैसे कि किसी को गाना सुनने में मजा आता है, किसी को गाना गाने में मजा आता है। अभी हम लोग को है योगा वालों को कि हाँ योगा करने से मजा आता है, पर ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो हम खुद के लिए ही टाइम नहीं निकालते, ना योग करते ना कुछ करते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। फिर क्या है? यू इंजॉय रिलाइंग ड्रग। इसमें क्या होता है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लोग अल्कोहल और ड्रग का भी सामना करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ना स्ट्रेस के हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। ये आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो रही है इतने में सही से? यस मैम। तो सबसे पहला है एक्यूट स्ट्रेस, ठीक है। एक्यूट क्या होगा? वेरी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, ठीक है, बहुत कम, मतलब आएगा और चला जाएगा। एक्यूट के अंदर क्या है? जैसे आज का टेस्ट हो गया या फिर कोई भी छोटी मोटी चीजें। इट मे बी मोर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, और मतलब मोर डिस्ट्रेसिंग, मतलब ज्यादा इसमें ना चिंता विंता नहीं होगी, क्योंकि एक्यूट स्ट्रेस में मतलब उस समय तो उस पल के लिए बहुत ज्यादा चिंता होगी, फिर वो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हम डे टू डे लाइफ में मतलब फेस करते हैं। सेकेंड है क्रॉनिक, इट सीम्स नेवर एंडिंग। क्रॉनिक में ऐसा लगता है भाई ये तो कभी जीवन में खत्म ही नहीं होगा।
inescapable like the stress of bad marriage, extreme taxing job और childhood trauma. ठीक है, आपने देखा होगा जो लोग मतलब ऐसे अब्यूजिंग मैरिज में फंस जाते हैं, मतलब जिनके हस्बैंड मतलब उनको बहुत परेशान करते हैं, या फिर उनके हस्बैंड उनको मतलब वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करके उनको मारते पीटते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो फीमेल्स की हालत रहती है वो बहुत ज्यादा क्रोनिक स्टेज में रहते हैं, क्योंकि ना वो मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो है ऐसी चीजें जैसे कि आपको ऐसी जॉब लग गई, बहुत अच्छी सैलरी आपकी, 1 लाख आपको सैलरी मिल रही है, पर सरकार आधी उसमें तो 30,000 रुपए टैक्स ही काट ले रही है, तो भी बहुत चिंता, भाई करें तो करें क्या, मतलब सैलरी अच्छी मिल रही है, टैक्स आधे में चला जा रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी मैंने बताया था, एंजाइटी में भी पैनिक अटैक में वो जो आता है कि जिनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उनको बहुत डर हो। ठीक है, फिर है एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। We may experience acute stress too frequently if often hit who take on too much. इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, एपिसोडिक के अंदर क्या आएगा कि ये जो है ना बार बार आएगा। ठीक है, और इट ऑफन हिट्स टू दोज हु टेक टू मच और टू फील्स। ठीक है, मतलब जो लोग ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर उन लोगों को ये सारी चीजें होती है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे बिना कोई कर नहीं पाएगा, और वो ना खुद के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं एक्सटर्नल डिमांड के ऊपर कि उनको ये सारी चीजें होती है। ठीक है, एपिसोडिक स्ट्रेस। फिर है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस ऐसी सिचुएशन जिसमें मतलब दिस स्ट्रेस इज फन एंड एक्साइटिंग। अभी जो हम लोग को नेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे अंदर क्या है, यू स्ट्रेस है कि 10 दिन बाकी है, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, पर ये फन भी होता है क्योंकि हम इसमें थोड़ी मतलब जो वन नाइट फुल फाइट है ना, वो वाली सिचुएशन है, हम 10 दिन में ही सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। ये पॉजिटिव होता है, कैन कीप यू ऑर्गेनाइज। ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। और इसके अंदर देखिए एक हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेलिना। ठीक है, सच एस यू आर सीकिंग और रेसिंग टू मीट अ डेडलाइन। इसमें हम क्या है, किसी रेस में या किसी डेडलाइन में फंसे हुए हैं। जैसे हमारे पास डेडलाइन है 13 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, अभी डेट नहीं आई है, पर एक मान के चल रहे हैं कि हाँ 13 को ही योग वालों का एग्जाम होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस सबको समझ में आया। मैम आपने यस मैम। जिसने एपिसोडिक, कौन सा स्ट्रेस है एपिसोडिक? मैं आप लोगों से ही सुनना चाहूंगी, एपिसोडिक कौन सा स्ट्रेस है, बताइए। वो मेरे को मतलब समझ में तो सुना ही नहीं आया था, इसलिए वो। नहीं नहीं, आप शांत रहिए, अब कोई और बताएगा। रश्मि बताओ, एपिसोडिक क्या होता है। मैम जो आता है, जो स्ट्रेस आता है और फिर चला भी जाता है, जैसे जब हम किसी काम का बर्डन ले लेते हैं, हमको लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं कर पाएगा और हम सबका बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो एपिसोडिक ऑटो स्ट्रेस में जाएगा। ठीक है, ऑटो नहीं, एक्यूट। एपिसोडिक के अंदर ऐसा कि वो स्पेसिफिक सर्टन व्यक्तिज के अंदर ही होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो लोग मतलब जब भी उनको फोन करो मेरे पास ये दुख है वो दुख है, तो वो मतलब चीजों से निकल नहीं पाते, मतलब उनको छोटी छोटी चीजों से ही इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि बार बार स्ट्रेस आने लग जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को होगा कि मतलब मैं अगर ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है वो सारी एपिसोडिक स्ट्रेस के अंदर आएंगी। ठीक, तो आपने जो बताया वो सही है, पर वो सबको नहीं होता, सर्टन उन लोगों को ही होगा जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मतलब जो ज्यादा इमोशनल है और मतलब सारे चीजों का भार ले लेते हैं वो। ठीक है, फिर है डिप्रेशन। कोई मुझे बता सकता है डिप्रेशन क्या होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पहली बात तो। मानसिक तनाव, तनाव। सब चीज को तनाव बना देती हो। कल कल तो पहले तो सबसे पहले तुम्हारा होमवर्क है कि सब चीज का हिंदी नाम पता करके आना है। ठीक है, देखिए अवसाद सर, बता रहे हैं सर। हाँ हाँ, अभी सर ने रिप्लाई कर दिया तो अवसाद होता है। ठीक है, नहीं, ये सर का ही बोला है, सर ने बता दिया अवसाद। हाँ ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अब डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को देखा है, पहले ये बताइए, सीवियर डिप्रेशन वाले व्यक्ति को। यस मैम, देखा है।
कैसे रहते हैं वो लोग, बताइए तो। मैम फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, बहुत बहुत घंटे तक बिना कुछ बोले बैठे रहते हैं। हम बोलने की कोशिश करते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है उनसे। मतलब पूरी तरीके से ठंडे हो जाते हैं, मतलब आगे कुछ क्या होगा कुछ नहीं पता है ऐसा। हम्म। अच्छा, इन सब के अलावा एक और क्वेश्चन, ऐसे योग के कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिनको डिप्रेशन वाले व्यक्ति को नहीं करवाना चाहिए? स्पेसिफिक एक प्रैक्टिस का नाम बताइए, एक या दो, जो मतलब उनको नहीं करवा सकते। मैम बाकी लोगों के उनको लिए तो वो बहुत फायदेमंद होती है। हाँ, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, ये नहीं करवाना। शीर्षासन के लिए तो वो रेडी ही नहीं होंगे, आप उनसे हाँ, शुष्म तो वही तो व्यायाम भी करा दो। मैं बोली ये नहीं करवाना चाहिए, मतलब यही बोल रही हूँ आप। वो लोग नहीं नहीं, ध्यान संगीता नहीं जो करवाना बोल, चाहिए, ऐसा बोला मैंने मैम। हाँ हाँ मैं समझ गई आपकी बात। पर ठीक है, तो शीर्षासन सर्वांगासन के लिए तो उनकी बॉडी है ही नहीं। बाकी जो योग निद्रा होता है, योग निद्रा है या फिर मेडिटेशन है, ये सब उनको नहीं करा सकती, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर आप उनको योग निद्रा मेडिटेशन में बैठा दो तो वो उसमें अलग ही सदमे में पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों को स्पेसिफिकली योग निद्रा, शवासन, मेडिटेशन नहीं करवाते जब तक उनकी कंडीशन नॉर्मल तक ना आ जाए, ठीक है। और शीर्षासन और सर्वांगासन तो ऑप्शन में ही नहीं रहेगा उसमें। फिर है, देखिए अब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवसाद। अ persistent sadness or loss of interest in life are some of the most common symptom, but there are a lot more of it, ठीक है। बहुत ज्यादा दुख, मतलब घन एकदम, मतलब इतना दुख कि जिंदगी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया अब, कि अब तो जिंदगी में कुछ नहीं है, मतलब ऐसी वाली सिचुएशन। और मतलब इसके ना बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स है, इसमें स्ट्रेस होगा और बाकी सारी चीजें होगी। और ये बहुत, मतलब जितना भी इसमें लिखा है इससे भी ज्यादा है, ठीक है। डिप्रेशन इज मोर देन जस्ट फीलिंग ऑफ सैड, मतलब दुखी होना एक अलग बात है और डिप्रेशन में पहुंचना एक अलग बात है। मतलब अगर आपका सपोज आप मतलब बहुत 6 महीने से एकदम नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपका इस बार नहीं हुआ, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल है। और फिर आप सोच में पड़ गए, अब जीवन में करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, और आप एकदम सदमे में पहुंच गए। उससे भी ज्यादा मतलब आपकी मतलब एक्टिविटीज ही सारी बंद हो गई, तो ये सारी चीजें डिप्रेशन में आएंगी, वो माइल्ड वाले में आएगा। और जो अभी एग्जाम्पल बता रही थी रश्मि जी, वैसे टाइप का होता है मेन डिप्रेशन में, ठीक है। डिप्रेशन हर कोई जो है ना टाइम टू टाइम अपसेट फील करता है, अनमोटिवेटेड करता है, ठीक है। बट जो डिप्रेशन होता है ना, इन सबसे सीरियस है। इसमें बार बार ये इसलिए बताया जा रहा है कि डिप्रेशन नॉर्मल चीजें नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो वो डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन वाले को इतना पता भी नहीं रहता कि वो डिप्रेशन में पहुंच चुका है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है, ठीक है। तो it is the mood disorder characterized by prolonged feeling of sadness, lot of interest in daily activities. If this symptom persist for a period at least 2 weeks, ठीक है, तो इट इज कंसिडर एज डिप्रेसिव हैबिट। मतलब दुख होना और मतलब अनमोटिवेटेड होना टाइम टू टाइम हर इंसान के साथ होता है। अर्जुन जैसे महान धनुर्धारी के साथ भी डिप्रेशन हुआ था, तो हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ऐसे सब नॉर्मल लोगों को होता है, पर जो एकदम मतलब प्रोलॉन्ग फीलिंग है, जो चल रही है 2 हफ्तों तक, चली रही है, इतना ज्यादा दुख भर गया जीवन में, तब आपको डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो उससे पहले तक कोई ऐसा बोले कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो बोलना भाई कुछ डिप्रेशन विप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस है, शांति से बैठ जा। फिर उसके बाद है कॉज ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन के क्या क्या कॉज होते हैं, मुझे कोई बता सकता है डिप्रेशन के कॉज, आप अपने हिसाब से कुछ, किसी को कोई आइडिया? मतलब लाइफ में सडन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होती है, मतलब किसी की डेथ हो जाना, हम्म तो उससे भी हो जाता है। जैसे किसी पेरेंट्स का बच्चा चला गया तो उससे होता है। हम्म। हमारा एक्सपीरियंस तो यही है मैम। ओ एक सेकेंड, सॉरी कुछ गलत दब गया, ये सब स्क्रीन में दिख रहा होगा ना, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बात करती हूँ, ठीक है। किसी का फीमेल,
भानु सर बोल रहे हैं स्ट्रेस और एंजाइटी का लंबे समय तक बने रहना, ठीक है। और फिर जैसे आपने बोला फीमेल्स में स्पेशली होता है मिसकरेज होना, ये सब चीजें भी उनको डिप्रेशन के अंदर ले जाती है। और स्पेशली मिसकरेज तक तो ठीक है, मतलब ऐसा भी सिचुएशन आता है कि मतलब लोगों के बच्चे होते हैं और फिर तुरंत खत्म हो जाते हैं, तो उनके लिए मतलब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन की चीज होती है कि कैसे मतलब हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें होती हैं डिप्रेशन, ठीक है। इन सब के अलावा भी मतलब मैंने एक डिप्रेशन का पेशेंट देखा था, वो मतलब उसकी मम्मी वो बता रही थी कि इनकी पत्नी बहुत खराब थी तो इनको छोड़ के चली गई, तो ये जो है अब डिप्रेशन में है, मतलब उनको बिल्कुल कोई दुनिया ही नहीं समझ में आ रही, और उस इंसान को मतलब कुछ भी बोलने पे वो सिर्फ मुंडी हिलाता था। तो ऐसा मतलब बहुत खतरनाक लेवल का डिप्रेशन का इंसान था वो। और तो ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है, कि शादी टूट जाना एंड ऑल। डिप्रेशन का सबसे पहले तो एक ही कॉज नहीं होता, ठीक है, इसके ना मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले कॉज होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप और एनवायरमेंट कंडीशन। किसी इंसान की मतलब जो जेनेटिक कंडीशन भी होती है ना, वो भी डिप्रेशन का कॉज होती है। और एनवायरमेंटल कंडीशन कि पत्नी तो छोड़ के चली गई, नौकरी भी छूट गई, और फिर माँ बाप भी डांट रहे हैं, और फिर और कुछ एग्जांपल इसके साथ और क्या बुरा हो सकता है, कोविड भी आ गया, मतलब इतनी सारी बुरी चीजें एक साथ होना, तो ऐसे में डिप्रेशन होता है, एक चीज से ये डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट टेक इनटू अकाउंट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब इसमें जाते हैं। पहले तो है ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। डिप्रेशन आपके एनवायरमेंट कंडीशन से तो होगा, पर हमारे ब्रेन की भी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से होता है, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन इन फैमिली, अगर आपके परिवार में आपकी किसी को डिप्रेशन हुआ है तो आपको भी चांसेस है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है आगे चल के, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, अलग प्रकार के डिसऑर्डर, जैसे कि एंजाइटी किसी को है या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है तो वो भी होगा। स्ट्रेसफुल ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स के अंदर क्या होगा, अब्यूज, किसी को मतलब सेक्सुअली अब्यूज कर देना, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज, पैसों की बहुत ज्यादा कमी होना, या फिर किसी के मतलब किसी से प्रेम करते हैं उसकी डेथ हो जाना अचानक से, तो ऐसा लगता है कि भाई अब दुनिया खत्म हो गई, कैसे आगे चलेगा, तो ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके अलावा है हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, आपको पता है प्रेगनेंसी के अंदर भी लोगों को डिप्रेशन होता है, क्योंकि मतलब अगर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है तो उनको मतलब ये समझने में टाइम लगता है कि कैसे हमारी आगे की लाइफ चेंज होगी। स्पेशली जो एम्बिशियस फीमेल्स होती है उनको लगता है कि हाँ हमें आगे कुछ कैरियर में करना था, तो अब हमारा पूरा कैरियर खत्म हो चुका, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ऐसे। और पोस्ट प्रेगनेंसी भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि एकदम से दुनिया बदल जाती है, तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। फिर है सर्टेन मेडिकेशन, किसी दवाई की वजह से भी आपको डिप्रेशन होगा, जैसे किसी किसी चीजों में आपको दवाई ऐसी रहती है जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है, ब्लड प्रेशर की दवाई या मेडिकेशन, उसके वजह से भी डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो डिप्रेशन के कुछ प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मेजर डिप्रेशन, ठीक है। पीपल एक्सपीरियंस रिकरेंट एपिसोड थ्रू आउट देयर लाइफ, ऐसे डिप्रेशन जिसकी वजह से हम रिकरेंट मतलब बार बार ये चीजें आए। इसका एग्जाम्पल कोई मुझे बता सकते हैं, मेजर डिप्रेशन का कोई एग्जाम्पल? अगर अम, किसी चीज की वजह से हमें मतलब बचपन में बहुत ज्यादा हानि पहुंची हो, सपोज कि किसी टीचर या फिर कुछ स्कूल में कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जिससे हमें मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा हो, अब वो इवेंट जब भी हमारे लाइफ के सामने आए या फिर हम किसी और को भी देखें, तो वो चीजें बार बार हम मतलब उस डिप्रेशन में जा सकते हैं, इसको बोलते हैं मेजर मतलब मेजर डिप्रेशन, ठीक है। मतलब जो ये अब्यूज वाली चीज है या फिर वो सब ना, तो जैसे कि किसी ने अपनी पहली शादी में फेस किया कि उसका पति उसको बहुत ज्यादा मारता है, या फिर पहली शादी भी मत बोलिए, किसी लड़की ने ये देखा है कि उसके पेरेंट जो है मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, उसके पिताजी उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारते हैं, तो उनके अंदर वो चीज ना एकदम बैठी रहेगी। तो जब उनकी शादी के बाद उनको भी इस चीज का मतलब रहेगा कि अगर कुछ हो गया तो मतलब वो चीजें बार बार आती रहेंगी रिकरेंटली, ठीक है, वायलेंस की। तो ये सब होगा। फिर है डिमेंशिया,
इसके अंदर क्या होगा, इट इज अ परसिस्टेंट लो मूड ओवर ए लॉन्ग टाइम। लो मूड मतलब मूड खराब होना एकदम से हमेशा बहुत समय तक, इवन ए ईयर, मतलब ये इतना लंबा समय हो सकता है कि साल साल भर आपका मूड एकदम मतलब आपका मूड ही खराब चल रहा है। इट कुड बी डिस्क्राइब एज अ फीलिंग ऑफ यू आर लिविंग ऑन एन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मतलब ऐसी गाड़ी जिसमें कोई मतलब ड्राइवर ना हो, ऐसी शिप जो अपने आप चलती हो, ठीक है? बिना ड्राइवर के गाड़ी। हाँ, बिना ड्राइवर की गाड़ी। तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अब हमारे जीवन में तो जो भी हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी चलते ही जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है? तो वो सारी चीजें जो डिमेंशिया के अंदर आएगी। फिर है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये चीजें होती हैं जैसे कि स्पेशली विंटर सीजन में, और वो भी अगर आप नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ इन द सेंस यही का नॉर्थ नहीं, दूसरे देशों में भी जाओ जहाँ पे एकदम 6-6 महीने ठंडी रहती है, वहां पे क्या होता है, धूप जब इसको पूरा पहले पढ़ लेते हैं। सम पीपल आर मोर सेंसिटिव टू लोअर अमाउंट ऑफ लाइट इन विंटर टाइम। इट इज अ टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट लैक ऑफ नेचुरल सनलाइट, ठीक है? ऐसी चीजें होती हैं कि जब सनलाइट नहीं आती, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना, वहां पे आपने देखा होगा जो लोग हरिद्वार वगैरह में पड़े हैं, 4-4 5-5 दिन तक धूप ही नहीं दिखाई देती। तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है एकदम डिप्रेशन की, दुनिया खत्म, कुछ नहीं, मोटिवेशन नहीं। तो ऐसे जो होता है वो होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है? और ये चीज आप लोगों ने यहाँ भी फेस की होगी, इसके लिए आपको हरिद्वार या फिर वो नॉर्थ में ही जाने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा टाइम आता है, बारिश वाला समय आता है और 3-4 दिन तक धूप नहीं निकलती, एकदम बारिश 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 चलती रहती है, तब भी एकदम मतलब मूड खराब सा हो जाता है कि एकदम डिप्रेशन। एक दिन बारिश हुई, खत्म हो गई, ठीक लगता है, और 4-5 दिन तक वो चीज चलती है तो एकदम मतलब डिप्रेशन वाली जो फीलिंग आती है वो होती है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है? फिर है एटिपिकल डिप्रेशन। मतलब इसमें ना हाथ पैर में जकड़न, हाथ पैर में मतलब भारी भारी लगना, या फिर सफर इरिटेबिलिटी, मतलब चिड़चिड़ापन होना, अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होना, प्रोन टू ओवर ईटिंग ओवर स्लीपिंग। ऐसे डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा सोने लगते हैं, ठीक है? बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या है, अल्टरनेटिव बिटवीन मैनिया और डिप्रेसिव एपिसोड। मतलब एक टाइम मैनिया का मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी एकदम नींद कम हो जाएगी, आपको मतलब रियलिटी से आपका ना नाता छूट जाएगा, और दूसरे टाइम आप एकदम से लो, एकदम लो मोटिवेशन, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी। ये बाइपोलर में वो चीजें भी आती हैं जो, कौन सी मूवी थी, भूल भुलैया तो पता नहीं, कुछ अलग ही पार्ट है। ऐसा जिसमें मतलब एक इंसान जो है एक टाइम पे तो मतलब एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला है, जिसको नींद भी चाहिए नहीं, और फिर दूसरे टाइम पे एकदम शांत से बैठे रहेंगे। मुझे कोई मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ऐसे बहुत सारी मूवीज वो मैंने देखी है। किसी को आमिर पता खान है? की मूवी थी। हाँ? वो आमिर खान की मूवी आई थी ना, वो क्या बोलते हैं, एकदम 12 घंटे के लिए तो अच्छा रहता है, वो फिर 12 घंटा वापस कोमा में चल जाता। गजनी। गजनी। अच्छा, ठीक है, हो सकता है वो भी इस पार्ट में आ सकते हैं, ठीक है? बाइपोलर की एक टाइम पे मतलब वो सबको मारता पीटता रहता है, और दूसरे टाइम पे सारी चीजें भूल जाता है। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बनी हुई है। एक बार लिस्ट आई थी कि ये मूवी इस पे बनी है, वो इस पे बनी है। फिर है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन क्या होता है, किसी को पता है? आंखों के सामने डरावनी चीजें दिखना, जैसे मतलब डरावनी चीजें ही नहीं, कुछ भी दिखाई देना, कि भूत है, प्रेत है। ये सिजोफ्रेनिया टाइप चीजों में होता है कि लोगों को लगता है कि कोई उनको आ रहा है मारने, कुछ भी लगने लगता है, मतलब अजीब सी चीजें होने लगती हैं, हेलुसिनेशन, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा सीवियर लेवल का, और डिलोशन होगा, और पर्सन बिकम ए कैटाटोनिक।
एंड दे फील स्टक इन बेड, मतलब वो बेड से कभी उतरते नहीं है क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, क्या हो रहा है। एक बार ये हेलुसिनेशन और डिल्यूशन का अच्छे से मतलब देखते हैं। देखिए, हेलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन। जैसे कि हेलुसिनेशन में आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान आपको, मतलब जैसे ना किसी को हेलुसिनेशन है, कोई उसको खाना ला के दे रहा है, तो उसको लगेगा कि इसमें तो जहर मिला हुआ है, इस इंसान ने जहर मिलाया होगा, सब चीज, मतलब आप खुद से ही सोचने लग जाओगे कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होते हैं, उन लोग को यही लगता है कि सब मेरे विरुद्ध है और सब मेरे को मतलब खत्म ही करना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक का मतलब होता है कि इमोबिल, मतलब हिलना डुलना नहीं, अपने से ही लगे, मतलब खुद अपने आप को बंद कर देना, ये सब। ठीक है, फिर है ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम का मतलब होता है प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है, तो ऑकर्स आफ्टर गिविंग अ बर्थ, ये स्पेशली हर फीमेल के अंदर देखा गया है कि जब मतलब बेबी का बर्थ होता है तो जो मदर है वो डिस्कनेक्ट फील करती है। क्यों? मतलब क्योंकि एकदम बेबी की जिम्मेदारी आ जाती है सब चीज से, तो वो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम न्यू बेबी और फियर दे विल हर्ट देयर चाइल्ड। फियर क्या, मे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम न्यू बेबी और फियर दैट दे विल हर्ट द चाइल्ड। ठीक है, ये पता नहीं इसमें क्या लिखा है, पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो एग्जैक्टली होता है उसमें क्या होता है कि फीमेल्स को इस चीज का डर रहता है कि मतलब उनको एक तो पहली बात बेबी की चिंता है कि उसको कैसे खाना पिलाना है, मतलब सब चीज, और मतलब वो ना खुद से ही डिस्कनेक्टेड फील करने लगती है, क्योंकि एक तो रात की नींद सारी खराब हो जाती है, बच्चे जो है रात में भी जगते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो उनकी जो खुद की लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्री मेंस्ट्रुअल डाइस्ट्रोफिक डिसऑर्डर। ये इसके अंदर होता है कि जब आपके पीरियड्स के थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेज आते हैं तो उसमें सीवियर डिप्रेशन होता है। ये सबको नहीं होता प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन। फिर है सिचुएशनल डिप्रेशन, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से डिप्रेस होना, जैसे ट्रिगर बाय लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। इट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग, लूजिंग अ जॉब, और किसी की मतलब फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, जिनसे हम मतलब दादी नानी से अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उनकी किसी की डेथ हो गई तो एकदम आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो वो सारी चीजें। ठीक है, अब साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस और वर्थलेस एम्प्टीनेस। ठीक है, परसिस्टेंट मतलब एकदम लगातार चलने वाली जो दुख की फीलिंग है कि, और होपलेसनेस मतलब आशा की खत्म हो जाना, मतलब बिल्कुल निराशावादी हो जाना, ऐसा फील करना कि मेरा तो इस दुनिया में होने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं एकदम मतलब क्या ही है, और खालीपन फील करना। ठीक है, फिर है इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन और रेस्टलेसनेस, एकदम चिड़चिड़ापन फील करना। फ्रस्ट्रेशन तो हम लोगों ने पढ़ा था, कुंठा। और रेस्टलेसनेस मतलब कहीं पे मतलब सो तो भी आपको चैन से नींद नहीं चल रही है, मन एकदम विचलित है। ठीक है, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, सभी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, या फिर कोई हॉबीज है जिसको आप पहले इंजॉय करते थे उस पे भी कोई इंटरेस्ट ना रहना। डिफिकल्टी स्लीपिंग, सबसे पहले कोई भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा तो सबसे पहला इफेक्ट आपकी स्लीप में पड़ेगा, नींद खराब होने लगेगी। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस और स्लीपिंग टू मच, या तो मतलब स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी और दिन भर सोते रहेंगे, बहुत ज्यादा थकान और एनर्जी की कमी लगेगी, डिफिकल्टी थिंकिंग क्लियरली। ठीक है, इसमें जो होता है इंसान सही से डिसीजन नहीं ले पाता, मतलब किसी चीज के लिए सही से सोच ना पाना, और किसी चीज को याद ना कर पाना, कंसंट्रेट करना, और स्पेशली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, भूख खत्म हो जाती है, और वेट जो है मतलब चेंजेस होने लगते हैं, किसी का वेट गेन होता है, किसी का वेट लॉस हो जाता है। और रिकरेंट थॉट मतलब बार बार ना मृत्यु की विचार आना, और ऐसा लगता है कि यार अब दुनिया तो खत्म ही हो चुकी है, सुसाइड ही कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स सच एज हेड एक, स्टमक एज और बैक पेन, इसमें सर दर्द होना, पेट दर्द देना और कमर में दर्द होना। एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ पीरियड एटलीस्ट 2 वीक, ऐसे सिम्टम्स अगर 2 से 2 हफ्तों तक ज्यादा रहे तो इसमें ये समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है,